हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग का नया टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाद तंत्र। इसके पहले हमने आपको जो है अपवाद तंत्र के टॉपिक में पहले बताया था हिमालयी नदियों का अपवाद तंत्र के विषय में हमने चर्चा किया था। आज जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में चर्चा होगी। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं? पहले हम एक छोटा सा भारत का मैप बना देते हैं, उसमें और आसानी होगी समझने में। ये देखिए, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इधर ये हिमालय वाला क्षेत्र है। इसके पहले हिमालय नदियों के अपवाद तंत्र के विषय में हमने चर्चा किया था। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये भारत का ये जल विभाजक रेखा है, एक प्रकार से समझ लीजिए। यहां से दो प्रकार की नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है जो अपने पूरब साइड से बहती है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। तो दो प्रकार की नदियां निकलती हैं। कुछ नदियां जो है, चूंकि ये जो है ये भारत का, ये प्रायद्वीपीय भारत का उठा हुआ भाग है, मतलब पठारी क्षेत्र है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसको बताया था कि कौन सा पोर्शन भारत का उठा हुआ है। तो भारत के मैप में अगर आप देखेंगे, फिजिकल मैप में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये काफी उठा हुआ है और इसकी अपेक्षा ये ढलान वाला क्षेत्र है। तो जो भी यहां से नदी निकलेगी वो क्या करेगी, पानी जो है ऊंचाई से निचाई की तरफ बहता है, तो नदी जो है क्या हुआ, अपने ढाल का अनुसरण करते हुए अनेकों प्रकार की नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और कुछ इधर ढाल का अनुसरण करती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो आइए उनके विषय में चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहां से दो प्रकार की नदियां गिरती हैं। एक नदी तो गिरती है जो है बंगाल की खाड़ी में, और दूसरी नदी जो है गिरती है अरब सागर में। दूसरा एक बात और यहाँ पे बता दें, समझने में और आसानी होगी। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं मौसमी होती हैं। इसमें वर्षा का जल आपको साल भर नहीं मिलता है। ये सब आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनेक परीक्षाओं में कथन कारण में भी करके पूछा जाता है। और हिमालयी नदियों में क्या होता है, दोनों में अंतर है। हिमालयी नदियों में क्या होता है कि पानी जो है, नदियां साल भर उसमें पानी आपको मिलेगा। क्यों? उसके दो कारण है। एक तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ग्लेशियर पिघलता रहता है, पानी जो है उसको मिलता रहता है नदी को। दूसरा क्या है, बारिश भी होता है, उसका भी पानी आता है, ग्लेशियर का भी पानी आता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में इसका उल्टा है। प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती हैं और ज्यादातर क्या होती है, मौसमी होती है। जब मानसून का समय आता है, बारिश ज्यादा होती है, तो बारिश का पानी क्या होता है, वो बहना प्रारंभ हो जाता है। मतलब मौसमी नदियां होती हैं, बारिश के समय ये नदियां अपने उफान पर होती हैं और इसमें पानी की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में ये बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में इसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये देखिए, ये जो नदी यहां से निकलती है अरब सागर में गिरती है एक नदी, कुछ नदियां, और कुछ नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी होगी, दूसरा क्या हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो गई। अब अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो अपने मुहाने में क्या होती, ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मतलब ज्वारनद मुख का निर्माण या एस्चुरी का मतलब ये होता है कि ये नदी जो है अपने ढाल पर ये कगार बना के गिरती है। मतलब जो नदी अरब सागर में गिरती है वो ऐजे जो है, मतलब चूंकि अरब सागर से उसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो वो क्या होती है कि ढाल, मतलब वो कगार बना करके पानी गिरता है, उसको एस्चुरी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, जो बंगाल की खाड़ी में नदियां जाके मिलती हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहां क्या होता है कि समतल होता चला जाता है और नदी जो है फैलता चला जाता है, नदी का पानी फैलता चला जाता है और बीच का भाग जो होता है उठ जाता है और पानी कई धाराओं में टूट जाता है। तो डेल्टा का निर्माण करती हैं और फिर बाद में वो नदी जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या करती, मुहाने में ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ज्वारनद मुख का मतलब होता है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसमें कौन कौन सी नदियां महत्वपूर्ण नदियां, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही नदी हो गई। दूसरा क्या हो गया
कि जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो मुहाने में डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसमें जैसे कौन सी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी नदी हो गई। तो इसके पहले आपको पहले वाले क्लास में बताया था कि जैसे ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, ये नदी क्या होती है, पश्चिम दिशा में बहती है। ये नदी ये देखिए नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी हो गई, ये अपने उद्गम से पश्चिम दिशा की तरफ प्रभावित होती है और अरब सागर में गिर जाती है। बाकी जो इधर वाली नदी है वो अपने उद्गम से पूरब दिशा में जाके मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रायद्वीपीय नदियों का जो है महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बता दिया। अब इन नदियों के एक एक नदी के विषय में जो एग्जाम में आते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नदियों के विषय में चर्चा करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर देखिए नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए खास खास बातें नर्मदा और ताप्ती और गोदावरी के विषय में जान लेते हैं हम लोग। देखिए नर्मदा नदी के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो नर्मदा नदी जो है इसके उद्गम, बहाव, लंबाई, विशेषता, कौन कौन से जलप्रपात इस पे बनते हैं, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उद्गम कहां से होता है नर्मदा नदी का? इसका उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, ओरिजिन है नर्मदा नदी, जहां से नदी निकलती है वो अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक चोटी कहां पे है? मैकाल पर्वत पर है। मैकाल पर्वत पर अमरकंटक चोटी है। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। इसका बहाव क्या है? देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों नदियों की खास विशेषता है कि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये नदी अपने पश्चिम दिशा का अनुसरण करते हुए बहती है। और ये दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। मतलब यहां से दोनों नदी निकलती है और ये नदी जो है भ्रंश घाटी, मतलब जो है दोनों के बीच में कगार बना हुआ क्षेत्र में, ये भ्रंश घाटी के बीच से नदी बहते हुए जो है अपने पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है और जाके अरब सागर में गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण होता है। एक महत्वपूर्ण चीज ये बता दूं कि पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती हैं बंगाल की अरब सागर में गिरती हैं, वो सारी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और इधर जो पूरब साइड में नदियां बहती है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये सब जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अमरकंटक चोटी से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी मैकाल पर्वत से भ्रंश घाटी में बहती हैं। इसकी लंबाई भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, अर्थात 1312 किलोमीटर। इसकी विशेषता क्या है? अभी मैंने आपको बताया, एस्चुरी का निर्माण करती है जिसको हिंदी में ज्वारनदमुख कहते हैं। ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण, अर्थात ये नदी जो है कागार बना करके जो है समुद्र में गिरती है, इसी को एस्चुरी कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन से जलप्रपात है अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? जबलपुर में है। जबलपुर में एक स्थान है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जब आप जाएंगे तो वहां धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा जो कि नर्मदा नदी पर है। दूसरा क्या है, कौन सी जलप्रपात है? कपिलधारा। कपिलधारा जलप्रपात है। तीसरा कौन सी जलप्रपात है? सहस्त्रधारा। तो तीन महत्वपूर्ण, ऐसे तो जलप्रपात और हैं लेकिन तीन महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये नर्मदा नदी के विषय में खास बातें हमने आपसे बताया। अब आते हम लोग ताप्ती नदी के विषय में चर्चा करते हैं। हो सकता है इसका नीचे वाला पोर्शन आप लोग को न दिख रहा हो, अभी मैं बता दे रहा हूं। इसका उद्गम कहां होता है ताप्ती नदी का? इसका उद्गम होता है बैतूल जिला। बैतूल जिला में मुल्ताई के निकट, बैतूल जिला के में क्या है, मुल्ताई के निकट से सतपुड़ा पहाड़ी है। वहीं पे सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी से, यह सतपुड़ा पहाड़ी कहां? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पहाड़ी से जो है ताप्ती नदी निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है ताप्ती नदी की? इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है ताप्ती नदी की 724 किलोमीटर है। और इसका अपवाद क्षेत्र लगभग 3 राज्यों में इसका अपवाद क्षेत्र है ताप्ती नदी का। तो भाई मध्य प्रदेश से निकलती है तो एमपी हो गया, दूसरा क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा क्या हो गया? गुजरात हो गया। तो ये अपवाद तंत्र भी पूछे जाते हैं। जितनी भी बातें आपको, जितने भी पॉइंट्स आपको तथ्य बताए जा रहे हैं,
ये सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका अपवाद तंत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में बहती है नदी, फिर दूसरा महाराष्ट्र में जाती है, और तीसरा गुजरात से होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी अरब सागर में नदी गिर जाती है। और अरब सागर में नदी क्या होती? एबी एस्चुरी का निर्माण करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती हैं सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, जो बंगाल की खाड़ी में वहां अरब सागर में गिरती है। अब बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या हैं? वो सभी नदियां जो है वो क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्योंकि भारत का ये वाला पोर्शन जो है ये उठा हुआ क्षेत्र है, तो इधर से अभी मैंने बताया था कि कुछ नदियां इधर बहती हैं, कुछ नदियां ऐसे ऐसे बहती है। जो ऐसे बहती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो इधर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो ये पोर्शन बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं है, तो यहाँ जो नदी आती है वो समुद्र में इस तरीके से गिरती है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ उठा हुआ भाग है, ये जमीन धीरे धीरे इधर जो है काफी ढलान का रूप ले लेता है, मैदान का रूप ले लेता है। तो ये नदी इधर बहती है और जब मैदान का रूप ले लेती है तो कई इसकी धाराएं कई भागों में टूट जाती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होती है? ये भी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई। अब गोदावरी नदी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग गोदावरी नदी के विषय में चर्चा करते हैं। भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस नदी को पढ़ाते समय हम आपको बताएंगे किस पे आपको बहुत ज्यादा जोर देना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिर वही बात करेंगे, नदी के ओरिजिन की बात करेंगे। तो इसका उद्गम कहां से हुआ है, मतलब ये नदी निकलती कहां से है? ये नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। कहां पे है त्र्यंबकेश्वर? नासिक महाराष्ट्र में है। यहां पे आप लोग जाएंगे त्र्यंबकेश्वर में, यहां दर्शनीय स्थल भी है त्र्यंबकेश्वर में। वहां जब जाएंगे तो वहीं से जो है नासिक नदी, गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक से। नासिक में कहां से? त्र्यंबकेश्वर से। तो वहीं पे जो है हमारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है, लोग जाते भी हैं वहां पे अक्सर घूमने के लिए। और दूसरा क्या है, इसका अपवाद क्षेत्र की बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इस पे हम लोग को विशेष जोर देना है कि प्रायद्वीपीय, खास ध्यान से सुनिएगा, प्रायद्वीपीय नदियों में, प्रायद्वीपीय नदी मतलब आप मोटा मोटा समझ लीजिए दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश के इधर जितनी भी नदियां बहती उनको प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो गोदावरी नदी मानी जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर रहा हूं, तो इसका सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र है किसका? गोदावरी नदी का। लंबाई जो है ये सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब अक्सर इसकी सहायक नदियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो देखिए, सहायक नदियां, जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां उनकी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। तो सहायक नदियों में प्रवरा, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, मंजरा नदी, इंद्रावती नदी, बेनगंगा नदी। कौन कौन सी नदी होगी? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। प्रवरा हो गया, वर्धा हो गया, प्राणहिता हो गया, मंजरा हो गया, इंद्रावती, बेनगंगा। ये महत्वपूर्ण नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अगर आप लोगों को और देखना हो तो एटलस खोल करके देख लीजिएगा, तो उसमें और भी आपको एक दो सहायक नदियां मिल जाएंगी। जितनी महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी इनको मैंने आपको बता दिया। जो है मैप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बाएं साइड से मिलने वाली कौन सी सहायक नदी है और दाएं साइड से मिलने वाली कौन सी सहायक नदी है। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग मैप भी देखेंगे तो आप लोग को और मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो जहां से क्वेश्चन बनते वो मैंने आपको बता दिया। सहायक नदी क्या हो गया, फिर अपवाद क्षेत्र। देखिए, गोदावरी नदी का जो अपवाद क्षेत्र है वो सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र कहां, किस राज्य में बनता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लगभग 48.66% पर इसका अपवाद क्षेत्र है। अपवाद क्षेत्र का मतलब होता है वो नदी जहां से बहते हुए गुजरती है, दूसरा अन्य नदियां जहां जहां से नदी मिलती है उस नदी का एक अपवाद क्षेत्र हो जाता है। मतलब अपवाद क्षेत्र को आप बेसिन भी कह सकते हैं। तो अपवाद क्षेत्र कहां कहां है? महाराष्ट्र में 48.66% है। दूसरा कहां है? तेलंगाना में इसका अपवाद क्षेत्र है। तीसरा आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया और पांडिचेरी हो गया।
कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों में इसका अपवाद क्षेत्र है। मतलब अपवाद क्षेत्र को फिर से मैं बताऊं, इसके पुराने वाले वीडियो को आप लोग देखेंगे कि नदी जहां से बहती है और जितनी नदियां सहायक मिलती हैं टोटल मिलाकर के उसका अपवाद क्षेत्र होता है। तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पांडिचेरी, ये इसका अपवाद क्षेत्र हो गया। अब आते हम लोग जो है अन्य नदियों के विषय में भी चर्चा, कृष्णा नदी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कृष्णा नदी का जो उद्गम है, इसके उद्गम के विषय में, ये कहां से निकलती है कृष्णा नदी? कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है। जिस प्रकार से गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, उसी प्रकार से कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में एक स्थान है महाबालेश्वर, महाबालेश्वर से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र में नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, महाबालेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अब इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर है। इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? आप लोग मैप में जरूर देख लीजिएगा एक बार। सहायक नदी देखिए, सहायक नदी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें तुंगभद्रा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी हो गई। कोयना, कोयना मतलब कोयना को आप कोयल जान लीजिए। तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, मालप्रभा, मालप्रभा नदी हो गई। फिर देखिए पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा हो गई, दूधगंगा हो गई, घाट प्रभा, घाट प्रभा हो गया। एक नदी होगी मूसी नदी, मूसी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, मूसी नदी हो गई, और भीमा नदी हो गई। ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। तुंगभद्रा हो गई, कोयना हो गई, मालप्रभा हो गई, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी और भीमा नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो गई। अब इसका अपवाद क्षेत्र किन किन राज्यों में है, इस पर चर्चा कर देते हैं। इसका अपवाद क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है, कर्नाटक हो गया, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये इसका जो है अपवाद क्षेत्र हो गया। मतलब महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो 4 राज्यों में इसका अपवाद क्षेत्र है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किन किन राज्यों में अपवाद क्षेत्र है। पता चला एक ऐसा विकल्प दे देंगे जहां नहीं रहेगा, पूछेगा किस राज्य में इसका अपवाद क्षेत्र नहीं है। तो इसको दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा आप लोग। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इस नदी पे क्या है, कुछ विवाद भी है, क्योंकि ये कई राज्यों से होकर के नदी गुजरती है, तो इसके पानी को लेकर के कुछ राज्यों में विवाद है। तो कौन कौन से राज्य है? जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तो पहले तेलंगाना इसमें शामिल नहीं था, लेकिन जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है तो इस समय तेलंगाना भी इसमें शामिल हो गया है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो है इसके पानी को लेकर के जल विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका इतना परसेंट पानी हमको मिलना चाहिए, महाराष्ट्र कहता है इतना परसेंट पानी हमको मिलना चाहिए। तो इसके पानी को लेकर के जल विवाद है। आंध्र प्रदेश, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्य शामिल हैं। हम लोग अब कावेरी नदी के विषय में चर्चा करते हैं। तो फिर वही इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है कर्नाटक से। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां से होता है तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पड़ता है? कर्नाटक में कोडागू जिला है, कर्नाटक में कोडागू जिला है। कोडागू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, जहां से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में नदी किस स्थान पर जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो ये पूछा जाता है कहां पे? तिरुचिरापल्ली के निकट। कावेरी नदी जो है तिरुचिरापल्ली के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है, वहीं पर इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब आते इसका अपवाद क्षेत्र। इसका अपवाद क्षेत्र किन किन राज्यों में है? केरल हो गया, कर्नाटक हो गया,
तमिलनाडु हो गया और पौंडीचेरी हो गया। पौंडीचेरी राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से हो गए? केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, पौंडीचेरी हो गया। तो राज्य कौन कौन से हो गए? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये तीनों राज्य आपस में सटे हुए हैं और उसी के बीच में पौंडीचेरी पड़ता है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी इसका अपवाद क्षेत्र हो गया। इसकी विशेषता क्या है? कावेरी नदी जो है अपने बहते हुए मार्ग में 3 द्वीपों का निर्माण होता है। द्वीपों का निर्माण मतलब क्या होता है? जब नदी कई धाराओं में टूट जाती है तो जो बीच का स्थान छूट जाता है उसको द्वीप कहते हैं। तो 3 द्वीपों का निर्माण करता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सा हो गया? श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम का हो गया। शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण करती है। कौन? शिव समुद्रम द्वीप का। और तीसरा क्या हुआ? श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। तो 3 महत्वपूर्ण द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें से श्रीरंगपट्टनम हो गया, शिव समुद्रम हो गया और श्रीरंगम हो गया। 3 महत्वपूर्ण द्वीपों का निर्माण करती है। अब इसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसकी 3-4 प्रमुख सहायक नदियां जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कौन कौन सा हो गया? एक अमरावती हो गया, दूसरा भवानी हो गया। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एटलस में देख लेंगे तो आप लोग को और फायदा होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम तो आपको इतनी चीजें बता रहे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अमरावती हो गया, भवानी हो गया, हेमावती हो गया, काबिनी हो गया, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कावेरी नदी पे एक जलप्रपात का निर्माण होता है। जलप्रपात का नाम क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। तो मेन जोर क्या है, किस पे दिया जा रहा है कि इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। जैसे कावेरी नदी हो गई, कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। ये जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आप लोग इस पे फोकस करिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, मालप्रभा हो गया, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा नदी, एक कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। और कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हो गई? अमरावती हो गई, भवानी हो गई, हेमावती हो गई, काबिनी हो गई, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और कावेरी नदी पे ही जो है शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण होता है। कावेरी नदी की एक विशेष बात क्या है? जब नदी बहती है तो 3 महत्वपूर्ण द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सा? एक श्रीरंगपट्टनम, दूसरा शिव समुद्रम और तीसरा श्रीरंगम का द्वीपों का निर्माण करती है। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण नदी है जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एग्जाम में जहां से प्रश्न बनते हैं, इनको जानना भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे हो गया मीठी नदी। मीठी नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मीठी नदी कहां से बहती है? देखिए इसका उद्गम जो है मीठी नदी का उद्गम कहां पे है? बिहार झील। बिहार झील कहां पड़ता है? मुंबई में। अब देखिए इससे 2 प्रश्न बन गया। पूछा जा सकता है एग्जाम में बिहार झील कहां पर है? तो बिहार झील जो है मुंबई में है। अब बिहार झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो बिहार झील से मीठी नदी का उद्गम होता है। तो मीठी नदी का उद्गम होता है, तो मीठी नदी कहां है? मुंबई में। अब तीसरा प्रश्न ये होगा मीठी नदी कहां पे बहती है? तो मीठी नदी मुंबई में है। जब मुंबई में बहती है मीठी नदी तो जाहिर सी बात है कहां मिलेगी? अरब सागर में मिलेगी, क्योंकि अरब सागर के तट पे ही मुंबई बसा हुआ है। तो अरब सागर में कहां मिलती है ये? एक अरब सागर में मुंबई में माहिम क्रीक है। माहिम क्रीक बहुत फेमस स्थान है जहां पे लोग सैर सपाटे के लिए जाते रहते हैं। तो माहिम क्रीक के निकट जो है ये अरब सागर में जो है मीठी नदी मिल जाती है, इनका संगम हो जाता है। मीठी नदी की लंबाई कितनी है? बहुत छोटी नदी, इसकी लंबाई टोटल 18 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 18 किलोमीटर है। तो मीठी नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण नदी है कपिली नदी, यहां से भी बहुत प्रश्न बन चुके हैं।
तो आपको वही चीजें बताई जा रही जो एग्जाम में आते हैं जहां से क्वेश्चन। तो कपली नदी क्या हो गया, ये इसका उद्गम कहां से निकलती है कपली नदी? मेघालय के पठार से। इसका उद्गम कहां है? मेघालय के पठार से। मेघालय से कौन सी नदी निकलती है? कपली नदी निकलती है। जब यह नदी निकलती है तो किसी न किसी, ये छोटी नदी है तो किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी होगी। तो बड़ी नदी उस क्षेत्र में कौन सी बहती है? अगर नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व राज्यों की बात किया जाए तो वहां सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो जाहिर सी बात है जितनी नदियां हैं सब ब्रह्मपुत्र में कहीं ना कहीं जाकर के मिलती होंगी। तो क्या हुआ, कपली नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। अब कपली नदी के बगल जो है कौन से महत्वपूर्ण शहर बसे हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक आसाम का कामरूप शहर है, आसाम का कामरूप शहर है, वह जो है कपली नदी के किनारे बसा हुआ है। कपली नदी के किनारे आसाम का कामरूप शहर बसा हुआ है। अब आते हम लोग काली नदी की बात करते हैं। काली नदी से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका उद्गम कहां से है? काली नदी का जो उद्गम है वो जो है कर्नाटक से है। कर्नाटक से इसका उद्गम होता है काली नदी का। कर्नाटक में कहां से? एक उत्तरी कन्नड़ जिला है, उत्तरी कन्नड़ जिला से जो है कर्नाटक इसका काली नदी का उद्गम होता है। तो काली नदी कहां से? कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? ये भी छोटी नदी है। इसकी लंबाई जो है 184 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 184 किलोमीटर है। ये भी कहां मिलती है? ये भी अरब सागर में जाके मिलती है। अर्थात हमने जो आपको प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में बताया था, ये बताया था कुछ नदियां जो है इधर आके पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली मीठी नदी आपको बताया, फिर काली नदी, ये भी काली नदी जाकर के अरब सागर में गिरती है। और जो नदी अरब सागर में गिरती है वो क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का निर्माण करती है। लंबाई चूंकि अरब सागर में गिरती है तो जहां से नदी निकलती है अरब सागर की लंबाई, जितनी भी नदियां पश्चिम दिशा में गिरती इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितनी है? 184 किलोमीटर है। अब एक महत्वपूर्ण नदी और है चंबल नदी। चंबल नदी से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका उद्गम कहां होता है चंबल नदी से? चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां से होता है? एक डॉक्टर अंबेडकर नगर स्थान है, डॉक्टर अंबेडकर नगर के स्थान के बगल से चंबल नदी का उद्गम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किन किन जिलों से होकर के बहती है आपको पता होगा। चंबल नदी जो है, चंबल नदी कहां? राजस्थान में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है और जो है उत्तर प्रदेश में भी बहती है। 3 राज्यों में तो महत्वपूर्ण रूप से चंबल नदी बहती है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से निकलती ही है, राजस्थान में बहती है और उत्तर प्रदेश में। अब देखिए सवाई माधोपुर और धौलपुर, सवाई माधोपुर धौलपुर चंबल नदी के किनारे स्थित है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी के किनारे कौन कौन से जो है शहर बसे, महत्वपूर्ण शहर बसे हैं, जिसमें सवाई माधोपुर हो गया, धौलपुर हो गया। ये मिलती कहाँ है चंबल नदी? चंबल नदी जो है यमुना में जाके मिल जाती, अर्थात यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। कहां पे मिलती है? उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट। उत्तर प्रदेश में एक इटावा जिला है, इटावा में जो है जाकर के ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसकी महत्वपूर्ण कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी 4-5 महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कौन सी? एक बनास नदी है, दूसरा पार्वती नदी है, तीसरा काली सिंध है, एक सिंध नदी है इंडस रिवर, एक काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी कौन है इसकी सहायक नदी? किसकी? चंबल की सहायक नदी काली सिंध। और एक क्षिप्रा नदी है। ये क्षिप्रा नदी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्षिप्रा नदी के किनारे ही महाकाल मंदिर स्थित है। तो उज्जैन जिला जो है मध्य प्रदेश का, वो क्षिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हो गई? बनास नदी हो गई, पार्वती नदी हो गई, काली सिंध हो गई, क्षिप्रा नदी हो गई। इस प्रकार से जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां थी, इन नदियों के विषय में आपसे हमने चर्चा किया। जितनी भी बातें बताया है सब एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लोग इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को देखिए
और ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोग क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो आप लोगों को आसानी से पहुंच जाए। इसके पुराने वाले वीडियो जो है प्ले लिस्ट पे मौजूद है, उनको देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।